हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th जो है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th का यहाँ पे हम लोग नॉन हिंदी वाले लोगों का काफ़ी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्लास 10th में जो लोग उर्दू लेते हैं ना, उन लोगों को 8 क्लास का जो है हिंदी, जो 8 क्लास का हिंदी जो है उसका आपको पेपर देना होता है, ठीक है। उसको नॉन हिंदी बोलेंगे। तो चलिए हम लोग आज क्लास 10th के नॉन हिंदी का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और ये 8 क्लास के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी ये आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास, और इसमें हम लोग काफ़ी फास्ट लेवल से इसमें जो है क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 से हम शुरू कर रहे हैं। विनाश के बाद क्या होता है? देखिए विनाश के बाद ये आपका एक सेंटेंस है, ये आपका एक यहाँ वाक्य है। ये वाक्य बताना है कि किस भाषा का है। ए में तत्सम, 2 में तद्भव, 3 में देशज और 4 में जो दिया हुआ है सो आपको दिया हुआ है विदेशज। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये देशज शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है ईदगाह कहानी से वंचित। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग में टिप्पणी करता है? ईदगाह कहानी जो है ये आपको जो है बचपन की किस परिस्थितियों को दर्शा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ए में मार्मिक, बी में होगा सादगी, और डी में होगा बर्बर, और डी में होगा कोताहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मार्मिक, ठीक है। चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सो होगा आगे नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए ईदगाह कहानी के में है कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बी में है अभाव और चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बना देती है, और सी में जो दिया हुआ है एक कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरे का प्रयोग, डी में है डी में जो दिया है कहानी का अंत सुखांत। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अभाव एवं चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बना देती है, ठीक है। सो आपका ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है सो आपको दिया हुआ है अयोध्या सिंह हरिऔध। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या सिंह हरिऔध लिखित शीर्षक पाठ है। अयोध्या सिंह हरिऔध ने कौन से पाठ लिखे हैं? ऑप्शन कर्मवीर, बी में ईदगाह, सी में तुम जिंदा हो तो, और डी में यहाँ पे सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए कर्मवीर, ठीक है। कर्मवीर पाठ के लेखक है कौन? अयोध्या सिंह हरिऔध। नेक्स्ट चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन की, और आगे नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कितने कंप्लीट किए थे? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 की। 8 में क्वेश्चन है सो आपको दिया हुआ है सभ्यता संस्कृति के रक्षक में निर्माता है। संस्कृति सभ्यता के रक्षक के निर्माता कौन है? तो यहाँ पे साधु, बी में वीर, सी में कृषक, और डी में कर्मवीर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, ठीक है। चलिए हम आगे में बात करते हैं। तो आगे में यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है बाल गोविंद भगत पेशा से क्या थे? देखिए बाल गोविंद भगत जो थे पेशा से ऑप्शन कवि, बी में संत, सी में गृहस्थ, और डी में कर्मवीर फकीर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गृहस्थ थे। आगे है 10 में बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में है 40 से ऊपर, बी में है 50 से ऊपर, और सी में जो दिया है 60 से ऊपर, और डी में है यहाँ पे सो दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे नंबर। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा 60 से ऊपर होगा बाल गोविंद भगत की, ठीक है। आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हुंड्रू का जल प्राप्त गद्य की कौन सी विधा है? ए में यात्रा वृत्तांत, बी में है पर्यटन चर्चा, सी में है यहाँ पे दिया हुआ है कहानी, और डी में दिया हुआ है निबंध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सो होगा यात्रा वृत्तांत। हुंड्रू का जो जल प्राप्त है वो यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन में बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आगे नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तो यहाँ पे आगे नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर, ठीक है।
12 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू का जल प्राप्त के पास किसने बंगला बनवा दिया। हुंडरू जल प्राप्त जो है उसके पास में एक बंगला है। ऑप्शन जिला बोर्ड में, बी में राजा, वहाँ के राजा, सी में जो है प्रधानमंत्री और डी में जो दिया हुआ है सो आपको दिया हुआ है मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिला बोर्ड। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं और आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आगे नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है सो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सो यहाँ पे दिया हुआ है, हुंडरू का जल प्राप्त की ऊंचाई कितनी है। हुंडरू का जो झरना है कितना फुट ऊपर से गिरता है। ए में 100 फीट, बी में 243 फुट, डी में 400 फुट और सी में 400 फुट और डी में 500 फुट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 243 फुट। आगे चलते हैं, बिहारी किस काल के कवि हैं। तो ए में है भक्ति काल, बी में है रीति काल, सी में है आधुनिक काल और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर बी, रीति काल के कवि हैं बिहारी। ठीक है, चलिए हम आगे ना बात करते हैं और आगे नंबर क्वेश्चन हम बात करेंगे। सो आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन है, बिहारी किस रस के कवि हैं। ए में भक्ति रस, बी में रौद्र रस, सी में जो श्रृंगार रस और डी में जो दिया हुआ है शांति रस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस। ठीक है, आगे है 16 नंबर, बिहारी ने राधा नागिर किससे कहा है। तो ए में श्री राम को, बी में श्री कृष्ण को, सी में मीरा को और डी में राधा को। तो ये जो कहे हैं ये आपको श्री कृष्ण को कहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नाम से बड़ा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, नाम से बड़ा। ऑप्शन नंबर 1 गुण और गुण दोनों, इनमें से सभी गलत। तो नाम से बड़ा जो होता है वो गुण होता है, क्योंकि नाम आप कितना अच्छा रख लीजिए, अगर आपके अंदर गुण नहीं रहेगा ना तो उसका कोई महत्व आपके जीवन में नहीं है। चलिए हम आगे नंबर देखते हैं और इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया जा सके। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं। रामनामी ओढ़कर माला जपने में, उसके बाद अगला जो दिया हुआ है यहाँ पे निर्मल हृदय में और आपका बी में जो ऑप्शन है साधु बनकर घूमने में और डी में है दूसरों की मदद करने में। तो करेक्ट आंसर होगा आपको निर्मल हृदय में, क्योंकि आपका हृदय निर्मल है ना तो आपको भगवान आपके हृदय में ही बसेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु ने किसे कलाकार थे। फणीश्वर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे। ए में मस्त मौला, बी में खतरनाक, डी में लोक मन के मर्मज्ञ और डी में इनमें से सभी गलत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोक मन के मर्मज्ञ। चलिए अब आगे ना बात करते हैं और आगे में क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है सो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, ठेस कहानी में कहाँ के लोक संस्कृति का वर्णन है। तो ए में मगध, बी में भोजपुर की, सी में उत्तर प्रदेश की और डी में जो दी है मिथिलांचल की। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा सो होगा मिथिलांचल की जो है संस्कृति का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे है मानु कौन थी। देखिए मानु कौन थी, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कहानी की नायिका, बी में लेखक की बहन, सी में सृजन की बेटी, डी में लेखक की रिश्तेदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कहानी की नायिका थी कौन, मानु दीदी। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे और 21 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सो आपको दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान देंगे 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 22वें नंबर क्वेश्चन का और 22 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सो यहाँ पे देखेंगे, गांव वाले सृजन को क्या समझते थे। यानी गांव के लोग जो था वो सृजन को क्या समझता था, बेकार, कामचोर, चटोर की आलसी। ठीक है, तो गांव वाले जो थे सृजन को चटोर समझते थे। क्या समझते थे, चटोर, क्योंकि सृजन जो था वो खाने पीने में बड़ा शौकीन आदमी था। वो किसी के यहाँ काम करने जाता था तो पहले वो खाने पीने की चर्चा करता था कि तुम खिलाओ पिलाओगे क्या। ठीक है, जिनके घर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो गई सृजन वहाँ पे एकदम जाता था।
बच्चों की दुआ शीर्षक कविता क्या है? देखिए, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता जो है क्या है? प्रार्थना। डी में गीत, सी में प्रार्थना गीत और डी में जो दिया हुआ है सभी गलत। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी, प्रार्थना गीत है। ठीक है, चलिए आगे है। बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? बच्चों की शीर्षक कविता जो है इसमें किस चीज़ को मुखर बनाया गया है, किस चीज़ को बेहतर बनाने की कामना की गई है? सो चलिए हम आपको बताएं। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, ए में संसार को, बी में घर को, सी में जंगल को और डी में जो है विश्व को। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका संसार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 25 है। बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? जब कविता बच्चों की शीर्षक दुआ है तो इनमें दुआ कौन करेगा? कवि, बच्चा, देशवासी कि देश के युवा? तो यहाँ पे बच्चों ने ही दुआ किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे है। अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ए में कहानी, बी में लेख, सी में यात्रा वृत्तांत और डी में नाटक। तो अशोक का शास्त्र त्याग जो है ये नाटक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। अशोक का शास्त्र त्याग पाठ शीर्षक का मूल उद्देश्य क्या है? यानी अशोक का शास्त्र त्याग जो चैप्टर है इसका उद्देश्य क्या है? ए में अहिंसा परमो धर्म, शांति का पक्षधर और सी में जो दिया हुआ है दोनों और डी में इनमें सभी गलत। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी अहिंसा परम धर्म और शांति का पक्षधर, दोनों की बातें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन में बात करते हैं। आपको 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आगे नंबर चलिए 28। देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन आपको है वो है कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? यानी कलिंग महाराज की पुत्री, एक में रेखा, जया, पादमा और यहाँ से सभी। तो कलिंग महाराज की जो पुत्री थी वो थी आपको पादमा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसमें जो आपको पात्र हैं वो है आपको 4 पात्र, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे है कलिंग का युद्ध कितने दिनों से चल रहा था? यानी कलिंग का जो युद्ध था वो कितने दिनों तक चला? 4 सालों तक, 2 सालों तक, 3 सालों तक या 5 सालों तक? यहाँ पे आपको कलिंग का जो युद्ध था वो 4 साल तक चला था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। आगे चलिए हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 31 की। तो 31 नंबर क्वेश्चन है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? तो यह है सारांश, बी में कहानी, सी में है हास्य वर्ग और डी में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको रोचक निबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा डी, रोचक निबंध है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है? तो लेखक अनोखा वरदान किसे कहा है? तो लेखक ने अनोखा वरदान किसे कहा है? ईर्ष्या को, सुख को, लोभ को कि मोह को? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या को। ईर्ष्या ही सबसे बड़ी क्या है? वरदान है। चलिए हम आगे बात करते हैं और आगे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सो यहाँ पे आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा। देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है सो दिया हुआ है यहाँ पे आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, वो सारी चीज़ें जानेंगे। 33 है ईर्ष्या का संबंध होता है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, प्रतिद्वंदियों से। तो ईर्ष्या का जो जलन होता है, हिंसा होता है वो अपने दुश्मनों से होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और आगे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कबीर किस से भक्ति रस के धारा के कवि थे? ए में निर्गुण और बी में था सगुण, सी में दोनों और डी में हो जाएगा आपको इनमें से सभी गलत। तो कबीर जो थे वो आपको निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मोको शब्द का अर्थ क्या है? देखिए ए में मैं, दो में तुम, सी में परम पिता और डी में इनमें से सभी सत्य। तो मोको शब्द का प्रयोग जो है आपको तुम शब्द के लिए हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे है विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे?
एक में ए, बी में 2, सी में 3 और डी में 6। तो विक्रमशिला के जो मतलब कि प्रांगण था उसमें 6 महाविद्यालय थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विक्रमशिला की स्थापना कब हुई? 18वीं सदी में, 8वीं सदी में, 10वीं सदी में और यहाँ पे 20वीं सदी में। तो विक्रमशिला की जो स्थापना हुआ था 8वीं सदी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे करते हैं 38वां क्वेश्चन की बात। और 38वां जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सो आपको दिया हुआ है तंत्र विद्या का संबंध किससे है? तंत्र विद्या का संबंध भूत से, प्रेत से, तंत्र मंत्रों से और डी में सभी से। तो तंत्र विद्या का संबंध जो होता है तंत्र मंत्र से होता है, झाड़ फूंक से होता है, क्योंकि इसकी पढ़ाई होती थी तांत्रिक, ठीक है, जो आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय में होता था। आगे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया? यानी कौन ऐसा व्यक्ति था जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश कर दिया? सिकंदर, बाबर, तुर्क आक्रमणकारी लुटेरों ने और डी में अंग्रेजों ने। तो जो तुर्क आक्रमणकारी लुटेरा था इन्होंने क्या किया था? इसको ध्वस्त किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट हैं? तो ऑप्शन ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में जो है आपको 6। तो इसमें गेट जो है 6 गेट है, ठीक है। 6 महाविद्यालय भी हैं उसके अंदर और 6 गेट भी है, ध्यान रखिएगा। 41 विक्रमशिला विश्वविद्यालय और वहाँ के महाविद्यालय में पाठ्यक्रम का माध्यम क्या है? किस भाषा में पढ़ाया जाता था? तो ए इसका भाषा जो था ए में था पाली, बी में है संस्कृत, सी में है हिंदी और डी में आपको जो है सो है अपभ्रंश, ठीक है। तो वहाँ पर पढ़ाया जाता था आपको संस्कृत भाषा, इसलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अभी तक भी जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको क्लास 9th से लेकर के आपको हर सब्जेक्ट का जो है आपको काफ़ी बेस्ट तरीके से तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 42 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सो दिया हुआ है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किस पर करारा प्रहार किया गया है? दीदी की शीर्षक पाठ जो है इस पर किसका करारा प्रहार है? सामाजिक परंपरा की, बी में अंडाम्बर पर, सी में जादू मंत्र और डी में हम मंदिर मस्जिदों पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक परंपरा पर। आगे है संजू ने जिस गांधी जी की साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था? ए में गांधी दर्शन, बी में सत्य के प्रयोग, सी में जो है आपको गांधी वचनावृत्त और डी में जो यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 नंबर जो क्वेश्चन है रोजमंचा का अर्थ क्या है? बी में ए में डायरी, बी में दैनिक कार्यक्रम, सी में जो दिया हुआ है रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप, डी में इनमें से सभी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो काम रोज किया जाए उसको बोलते हैं रोज मांचा, नामचा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है 45 नंबर जो दिया हुआ है सो है सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? ए में गांधी जी, देखिए यहाँ पे गांधी हो गया है जो यहाँ पे गांधी होगा, टाइपिंग प्रॉब्लम। बी में विनोबा भावे, सी में महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी में है आपको आचार्य शिवपूजन सहाय। तो ये जो सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता हैं ये महात्मा गांधी थे, इसीलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 46 नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सो आपको दिया हुआ है पीपल। 46 नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। 46 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपको पीपल वाला, ठीक है। देखिए पीपल जो चैप्टर आपको जो है वो आपको किनके द्वारा लिखा गया है इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज क्लियर करके चलेंगे कि आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें हम कितना तक कर पाए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आओ ये बता जल्दी। चलिए तब आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 46, ठीक है। 46 नंबर जो क्वेश्चन है सो आपको दिया हुआ है
चलिए हम 46वां क्वेश्चन देखेंगे और 46वां क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके की इसका मूल प्रोसेस है। 46वां क्वेश्चन है, पीपल हिंदी साहित्य की किस काल की कविता है। ठीक है, तो आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में जो है रीति काल और डी में है आपको यहाँ पे छायावाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छायावाद। ठीक है, चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए 47 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है सो आपको है, पीपल का वृक्ष किस गैस को उत्सर्जित करता है। पीपल का जो वृक्ष होता है किस गैस को उत्सर्जित करता है। ए में नाइट्रोजन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है हाइड्रोजन। तीसरा करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटा हमें ऑक्सीजन देता है। 48 पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है। ए में जंगल के प्रकृति व संदर्भ का, बी में घने जंगल का, डी में पशु पक्षियों का, डी में सूर्योदय का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, जंगल में प्राकृतिक संदर्भ का। पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है उपयोगी, अति उपयोगी, सी में है अनुपयोगी और डी में है सभी। गलत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अति उपयोगी है आपको पीपल का पेड़ मानव के लिए। ठीक है, मानव सभ्यता। 50 है, दीनबंधु निराला साहित्य पाठ के कौन सी विधा है। ए में कहानी, बी में लेख, सी में ऋतुपार्ज और डी में है स्मरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मरण ही होगा। ठीक है, आगे चलिए। निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे। दीन दुखियों के, अमीरों के, कवियों के और डी में है कथावाचकों के। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दीन दुखियों के क्या है मित्र हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं और आगे नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे और 52 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है सो आपको दिया हुआ है, बंगाली समाज में लोग निराला जी के किसकी रचना गाकर सुनना पसंद करते हैं। तुलसीदास की, रविंद्रदास की, बंकीनाथ चटर्जी की और डी में जो दिया हुआ है बयोम बनर्जी की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ जी की। ठीक है, रविंद्रनाथ जी की कविता सुनना लोग बेहद पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे और 53 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बेलूर मठ कहाँ स्थित है। बेलूर मठ कहाँ है। कलकत्ता, बी में मद्रास, सी में जो दिया हुआ है आपको मुंबई और डी में दिया हुआ है यहाँ पे बेंगलोर। तो बेलूर मठ जो है आपको कोलकाता में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही। खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ए में अच्छी, बी में मध्यम, सी में अत्यंत दयनीय और डी में जो होगा आपको वो अज्ञान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत दयनीय थी। इसी कारण तो अपने सारे बेटे को बेच दिया था। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन है, खेमा कहानी में किसका वर्णन है। ए में बाल मजदूरी का, बी में छोटे बच्चों का, सी में है आपको यहाँ पे युवा पीढ़ी का और डी में है राजनेताओं का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल मजदूरी का। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात किया जाएगा आपको 56 नंबर। ठीक है, ठीक है, 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सो है, खुशबू रचने वाले हाथ परिस्थितियों में रहने का विवश हैं। खुशबू रचने वाले किस परिस्थिति में रहने विवश हैं। सुलभ, दुर्लभ, दयनीय और डी में जो दिया हुआ है वो दिया है अच्छी। करेक्ट आंसर होगा दयनीय स्थिति में रह रहे हैं खुशबू रचने वाले हाथ। चलिए नेक्स्ट, उभरी नसों वाले हाथ से क्या तात्पर्य है। दीनता की चक्की में पीसने वाला दुर्बल हाथ, बीमार हाथ, अमीर का हाथ और डी में है सभी। गलत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीनता की चक्की में पीसने वाला दुर्लभ हाथ। आगे चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 58 नंबर, मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन थी।
जैनब अब्दीन, जैनब खान, कहवास जीवी और जुबैदा बेगम। इसका करेक्ट आंसर होगा आपको जैनब खानम था उनकी पोती का नाम। सोनी किसकी बेटी है? विष्णु शंकर तिवारी, जितेंद्र माझी, शंभू मेहता या अर्णव राज। करेक्ट आंसर होगा आपको विष्णु शंकर त्रिपाठी की क्या है? बेटी है। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? पतंग की तरह उड़ना, ख्याति, पुलाव बनाना, आसमान में तारे तोड़ना, अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने संघर्ष के लिए तमन्ना। आगे है जननायक कर्पूरी ठाकुर थे गरीब, गरीबों के मसीहा, अमीर और अरबपति। ये थे आपको गरीबों के मसीहा थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, इन्होंने दीन दुखियों की मदद करते थे और हमेशा उनकी मदद के लिए क्या रहते थे? तैयार रहते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को इन करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन लगभग और हैं। तो चलिए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे 62 नंबर क्वेश्चन आज़ाद हिंद दास्तां। ध्यान दीजिएगा, आज़ाद दास्तां का गठन किसने किया था? ए में कर्पूरी ठाकुर ने, बी में जयप्रकाश नारायण ने, सी में जगदीश चंद्र बोस ने और डी में जो दिया हुआ है सो दिया है गांधी जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए करेक्ट अगला क्वेश्चन है 23 कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार जेल कब गए? 23 अक्टूबर 1943 में, 22 अक्टूबर 1953 ईस्वी में, 20 जनवरी 1947 ईस्वी में और डी में है 15 अगस्त 1956। करेक्ट आंसर होगा आपको 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन दरभंगा, बी में भागलपुर, सी में जो है समस्तीपुर के पितौझिया गांव में और डी में है सिवान में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर के पितौझिया गांव में। आगे चलिए हम आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 की बात करेंगे। तो 65 नंबर क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1922 ईस्वी में, 24 जनवरी 1923 ईस्वी में, 24 जनवरी 1924 और 24 जनवरी 1921। इसका करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1921 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे चले। नाना साहब लक्ष्मीबाई को किन नाम से पुकारते थे? बहना, बिटिया, भैया, छबीली। तो नाना साहब अपने बेटी को जो है तो उनको छबीली कहकर करते थे, पुकारते थे लक्ष्मीबाई को। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन में हम बात करेंगे 67 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है सब जैसे कि दिख रहे हैं 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई के दौरान किसने घायल कर मैदान में भागने से विवश कर दिया? 1857 की जब क्रांति हुआ था तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो आपको घायल हो गई थी और मैदान से किसे घायल कर भागने में सफल हुआ था। ठीक है, तो भागने में विवश से कर दिया था। ठीक है, तो ये है लेफ्टिनेंट वाकर, आर डायर, वेलिंगटन और डी में करजन। तो ये था आपको लेफ्टिनेंट वाकर जो था, यही जो है इनको मतलब कि मैदान से भागने पर विवश किया था। झांसी की रानी पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ए है कहानी, बी में है जीवन वृत्तांत, सी में रेखा चित्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये करेक्ट है आपको जीवन वृत्तांत है। ठीक है, आगे झांसी की रानी जब वीर गति प्राप्त हुई तो उनकी उम्र कितनी थी? झांसी की रानी कितने साल की उम्र में जो है वीर गति को पाली? 23 वर्ष, बी में 25 वर्ष, सी में 26 वर्ष और डी में 30 वर्ष। तो झांसी की जो रानी थी वो आपको मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने क्या करी थी? वीरगति को पाली थी, उनकी मृत्यु हो गई। लेखक को किस समय भोजन कर लेने की आदत थी? सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में। करेक्ट आंसर होगा शाम में ही उनको भोजन कर लेने की आदत थी।
आगे है लेखक लखनऊ क्यों जाना चाह रहा था? घूमने के लिए, बी में बेहतर चिकित्सा के लिए, रहने के लिए, और डी में जो यहाँ पे सभी गलत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेहतर चिकित्सा के लिए। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन से। और 72 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है सो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। चलिए 72 के बाद हम लोग 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 72 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो दिया हुआ है चिकित्सा की पद्धति में जड़ी बूटी की दवाइयाँ बनती है। यानी चिकित्सा पद्धति में जड़ी बूटी की जो दवा बनती है वो क्या कहलाती है? एलोपैथ, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और डी में यूनानी चिकित्सा। तो जो दवा जड़ी बूटी से बनता है उसको आयुर्वेदिक चिकित्सा कहते हैं, ये तो बात सबको पता ही है। इनमें से कौन नरोत्तम दास की कृति है? सुदामा चरित्र, रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है सो आपको होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सुदामा चरित्र। हमें निराश न होकर प्रकृति प्रदान वस्तुओं को क्या करना चाहिए? अव्यय, उपयोग, तिरस्कार, प्रतिकार। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयोग करना चाहिए हमें, ठीक है। आगे राह भटक के हिरन के बच्चे को कौन कविता है? राह भटके हिरन के बच्चे को कैसी कविता है? मनोवैज्ञानिक, आत्मीयक, मर्मिक, और सी में जो दिया हुआ है व्यंग्यात्मक, डी में देशभक्ति। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत मार्मिक, ठीक है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग आज के जो ये हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।